तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोशल साइंस के सब्जेक्टिव के उन सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए VVI हैं और आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। आप सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलेंगे, आपको सभी प्रश्न बिल्कुल याद हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी करा दीजिए, तो हमने तय किया कि आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम तक सोशल साइंस और साइंस का सभी का हम प्रैक्टिस सब्जेक्टिव का करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिल सके। तो सोशल साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है वो है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है, चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। फिर से रिपीट करते हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कालावधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। अब आप इसको समझिए, कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, देखिए सब ऑब्जेक्टिव कहाँ निकलेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव, आप इसको याद रखेंगे और ये बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव भी है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिख था। कब से कब तक शासन किया, तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। ठीक है, अब मेटरनिख युग क्यों कहा गया, अब देखिए यहाँ पर शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस कालावधि को यानी कि इस समय को मेटरनिख युग कहा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जेनेवा समझौता और दूसरा है हुआ हुआ आंदोलन। तो पहले हम जेनेवा समझौता पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ, इसका जवाब हम लोग देखेंगे। जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लाओस तथा कंबोडिया। याद रखिएगा कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लाओस और कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यह हुआ जेनेवा समझौता का प्रश्न का जवाब। अब हम चर्चा करेंगे हुआ हुआ आंदोलन की। देखिए, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा का विषय क्या था कि जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलेश की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। हुआ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर न्योदियम ने बड़ी क्रूरता से इसे दबा दिया। यही विषय था हुआ आंदोलन की चर्चा का। हमारा अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, अब हम इसका जवाब जानते हैं। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के समय अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम समझेंगे। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध होता है। इस युद्ध में जापान से रूस जो है हार जाता है, क्योंकि रूस जो है बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली होते हुए भी रूस हार जाता है। तो उससे क्या होता है कि इस पराजय का जो अपमान है जनता जो है सह नहीं पाती है और क्रांति कर देती है। इसके बाद क्या करती है कि 9 जनवरी 1905 को जो लोगों ने समूह बना करके प्रदर्शन करना शुरू किया, सेंट पीटर्सबर्ग की जो महल था उसकी तरफ बढ़ने लगे लोग। उस पर क्या किया जार की सेना ने कि सभी लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो सभी निहत्थे थे। इस पर क्या किया जार की सेना ने कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और जिस दिन ये घटना घटी वो दिन था रविवार। इसी के कारण उस दिन को यानी कि उस घटना को रविवार को हुई थी, इसी कारण उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक गांधी इरविन पैक्ट और दूसरा है दांडी यात्रा। ये दोनों प्रश्न जो हैं बिल्कुल VVI हैं, आप इनको याद रखेंगे। ये बोर्ड मॉडल भी है और VVI भी हैं। ठीक है, चलिए हम पहले गांधी इरविन पैक्ट को जानते हैं। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, ये दोनों एक ही प्रश्न है और इन दोनों का जवाब एक ही होगा। कैसे, आप लोग देखिए नीचे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वर्ग वार्ता जो है संपन्न हुई।
इसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं या कहा गया। इसके तहत गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान कर दी। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। आप यहाँ तक भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, चाहिएगा तो एक सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग दांडी यात्रा का प्रश्न देखेंगे कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इस प्रश्न के जवाब को हम लोग जानेंगे। दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का संकेत भी था। यह इसका जवाब हुआ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इसका जवाब होगा क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे करों के बोझ से दबे थे। समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था। उनकी स्थिति अर्धदासों जैसी थी। ये VVI है, ये आपको मॉडल सेट में भी सेट किया हुआ प्रश्न है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी कि बहुत गरीबी अवस्था थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे, यानी कि उनके पास कोई भी आधुनिक मशीनें नहीं थी और उनके पास जो खेत थे बहुत ही छोटे थे, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, यानी कि किसी भी प्रकार का पूंजी उनके पास ज़्यादा नहीं था कि आधुनिक रूप से खेती कर सकें। समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि करों के बोझ से दबे थे, यानी कि वो कर्ज में भी दबे हुए थे, उनके पास पूंजी भी नहीं था और जो कृषक की जनसंख्या का 1/3 भाग था वो भूमिहीन था, यानी कि उन लोगों के पास भूमि नहीं थी। उनकी स्थिति जो थी अर्धदासों जैसी थी। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है, इसका जवाब हम लोग जानेंगे। जवाब है कि हिंद चिन्ह का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उसका जवाब होगा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, कंबोडिया आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है। इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। क्लियर है। यह भी बोर्ड मॉडल है और आप लोगों की जानकारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तो अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग कौन था। यह प्रश्न भी मैट्रिक एग्जाम के लिए VVI है, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। जवाब होगा कि गुटेनबर्ग जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र बनाया था जो कि छपाई करता था, जिससे सुंदर, सस्ता और शीघ्र छपाई करना संभव हुआ। वस्तुतः छपाखाना के आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को ही जाता है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे।